हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा हमारे पूर्ववर्ती वीडियो में कि हमने दो पार्ट में फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार के बारे में विस्तृत व्याख्या किया है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए मैं पृथक से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो अब हम चलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में धारा 36 से लेकर के 51 तक है। धारा 36 ये कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा और एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था को संरक्षित करेगा जिससे कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। मतलब हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं का एक लक्ष्य था, और वह लक्ष्य था कि भारत में लोक कल्याणकारी मतलब वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, लेसे फेयर स्टेट की स्थापना करना नहीं, जहां पर कि स्टीफ कंपटीशन होता है। तो एडम स्मिथ जो महान इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये प्रिंसिपल प्रतिपादित किया गया है, जिसमें कि कंपटीशन ही मुख्य आर्थिक गतिविधियां होती हैं, तो उससे पृथक एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य हमारे संविधान निर्माताओं का रहा है। और इसी के तहत में उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किया है, जो धारा 36 से लेकर धारा 51 तक सम्मिलित है। तो दोस्तों, इसके बाद आर्टिकल 37 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर जो नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर उसका पालन शासन के द्वारा या राज्य के द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसके खिलाफ हिंदुस्तान का नागरिक कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकता है, ऐसा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व के संबंध में नहीं किया गया है। इसका कारण ये रहा है कि हिंदुस्तान एक गरीब राष्ट्र है और इसके संसाधन इतने ज़्यादा नहीं हैं कि सभी को उसकी पूर्ति किया जा सके। तो इसीलिए इसको नॉन जस्टिसिएबल मतलब कोर्ट के क्षेत्राधिकार या रिट पिटीशन से बाहर रखा गया है। अगर आप नीति निर्देशक तत्व को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसको कैटेगराइजेशन अगर हम करते हैं तो इसका कैटेगरी 3 प्रकार से होता है। पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, समाजवादी सिद्धांत। दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल, जो महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है। और तीसरा है लिबरल प्रिंसिपल, जो पश्चिमी देशों में जो उदारवादी सिद्धांत अभी भी चल रहे हैं, तो उसके तहत जो पश्चिमी डेमोक्रेसी की जो विशेषताएं, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, उसके जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो चूंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की गई है, जिसका जो आधारभूत स्तंभ है वह है लिबरल डेमोक्रेसी, और दूसरा है जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था होगी वो उसका प्रिंसिपल होगा समाजवादी व्यवस्था, मतलब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। और जैसे आपको मालूम ही है कि प्रियम्बुल में ही सोशलिस्ट वर्ड लिखा गया है, और 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा हमारे संविधान के जो प्रकथन है, जो प्रियम्बुल है, उसमें सोशलिस्ट शब्द का उल्लेख किया गया है। मतलब जो हमारा हिंदुस्तान का जो शासन पद्धति होगा, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल होगा वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल से गाइड होगा। तो हालांकि प्रियम्बुल में शुरू में जब संविधान बना था उस समय में सोशलिस्ट शब्द नहीं लिखा गया था, बाद में लिखा गया है 1976 में। लेकिन संविधान की जो मूल भावना रही है, जैसे कि
कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो अगर आप अभी हम जो बताने जा रहे हैं उसमें स्पष्ट झलकता है कि हमारे संविधान निर्माताओं का मुख्य मकसद एक सोशलिस्ट राज्य की स्थापना करना था। और ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या है? तो पहला है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में लिखा गया है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जिसमें लोक कल्याणकारी व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। और आर्टिकल 39 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य इस तरह का प्रयास करेगा जिसमें कि असमानता, जो इनइक्वालिटीज है, वो कम हो। आपको मालूम ही है कि हिंदुस्तान में वर्षों से सामंतवादी व्यवस्था रही है। 1000 वर्ष तक देश गुलाम रहा है। इसमें राजा रजवाड़े, जागीरदार, जमींदार इनका बोलबाला रहा है। सामान्य जन हमेशा गरीब और मजलूम रहे हैं। आर्थिक जो खाई है वो बहुत ज़्यादा रही है। तो नीति निर्देशक तत्व के तहत जो आर्टिकल 39 कहता है, राज्य शासन को ये निर्देशित करता है कि आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि जो असमानता है उसको मिनिमाइज कम किया जा सके, कम से कम असमानता रहे, ताकि हर व्यक्ति प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा ले सके। एक गरीब और भूखे आदमी से ईमानदारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, राजकाज में भाग लेने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो तो रात दिन सुबह शाम इसी फिराक में रहेगा कि किसी तरह से उसे 2 दिन की रोटी मिले। तो नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 39 में यह निर्देशित किया गया है कि राज्य इस प्रकार से व्यवस्था करे जिसमें कि जो असमानता है वो कम हो सके। और पिछले 70 साल में प्रत्येक शासन का यह कोशिश रहा है कि किसी न किसी तरह से जो असमानता की जो खाई है उसको कम किया जा सके। लेकिन दुख का विषय यह है कि इतना प्रयास करने के बावजूद भी कुछ लोगों के हाथ में आर्थिक ताकत जमा होती जा रही है और शासन इसमें फेल हो रही है। आर्टिकल 39A में प्रावधान है कि हर एक व्यक्ति को न्याय के लिए बराबर मौका मिले, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की व्यवस्था के लिए कहा गया है कि सबको कानूनी सलाह मुफ्त में दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोर्ट के फीस भर सकें, वकीलों के फीस भर सकें। तो इसीलिए शासन ने पिछले 30-40 साल से हर कोर्ट में व्यवस्था किया है कि वहाँ पर एक फ्री लीगल एड सेल का गठन है, जहाँ पर कि कुछ महत्वपूर्ण वकील उसमें शामिल रहते हैं और जो नीडी हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनको मुफ्त कानूनी सलाह या मुफ्त एडवोकेट्स की व्यवस्था की जाती है ताकि उन्हें भी न्याय मिल सके और किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। आर्थिक विपन्नता के कारण वो न्याय उनसे अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो, सबको न्याय सुलभ हो। एक आर्टिकल 39B में कहा गया है कि जो कम्युनिटी का जो रिसोर्स है, हमारे समाज के जो रिसोर्सेस हैं, उसका जो मालिकाना हक हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उसका वितरण किया जाए ताकि आम जनता को फायदा हो सके, आम जनता के हित में हो। और इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने आज़ादी के तुरंत बाद उन्होंने जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया और जमींदारी कानून उन्मूलन से ये हुआ कि जो जमींदार जो थे अंग्रेज के ज़माने में, जागीरदार, उन सबके जो एक्सेस लैंड थे, जो अतिरिक्त जो जमीन थे, जो कि वो इंस्ट्रूमेंट का प्रोडक्शन देहाती क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है लैंड ही, तो उसको उन्होंने छीन लिया और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो इससे जो गरीब तबके के लोग थे उनमें जमीनों को बांटा गया और जो भूमिहीन थे
उनको कुछ एकड़ जमीन दिए गए हैं जो आज तक अनवरत जारी है। एक है अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने कहा कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के जो साधन हैं, वो लैंड है, पूंजी है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये नीति निर्देशक का तो ये बताता है कि एक ही जगह वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं हो, मन इकट्ठा नहीं हो, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कैपिटल है, जो लैंड है, वो भी कुछ लोगों के हाथ में न रहे। इसीलिए सरकार ने, आपने देखा होगा कि लैंड सीलिंग एक्ट लगाया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में इतना ही जमीन रहेगा, 18 एकड़ जमीन रहेगा या 25 एकड़ जमीन रहेगा। हर राज्य ने ऐसे कानून बनाए। इसके अलावा सरकार ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, कोयला खदानों का नेशनलाइजेशन किया, क्योंकि कोयला खदान प्राइवेट लोगों के हाथ में था और वो मजदूरों को शोषण करते थे, उनसे जो पूंजी होती थी, उनसे धन बहुत ज्यादा उनके पास में इकट्ठा होता था। तो इस सब को बुराइयों को रोकने के लिए नेशनलाइजेशन ऑफ कोल्स माइंस हुआ। उसके बाद में जो बैंक कुछ खास लोगों के पास आधिपत्य में था और कुछ खास लोगों को मदद करने के लिए था, उसको भी शासन द्वारा समाप्त किया गया, नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, और जिससे गांव-गांव में बैंक खोले गए ताकि जो सूदखोर लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो गरीबों और कमजोरों को शोषण नहीं कर सकें। इसके लिए ये व्यवस्था की गई है और आज हिंदुस्तान में दूरस्थ इलाकों में भी बैंक की पहुंच हो गई है। इसके बाद धारा ये कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, उन्हें समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए अलग वेतन व्यवस्था और पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था होता था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए निर्देश डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये कहता है कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था करे जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को समान काम के लिए समान वेतन मिले। इसके तहत में विभिन्न सरकारों ने विभिन्न प्रकार के कानून बनाए हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी को, अगर वो समान काम कर रहे हैं तो उनको वेतन भी समान ही मिले। धारा 39 में ये बताया गया है कि जो मजदूर हैं उनकी स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए और जो बच्चे हैं उनको जो बचपन है पल्लवित और पुष्पित होने का मौका दिया जाए। अगर बचपन अच्छा रहेगा तभी उनका पर्सनैलिटी में निखार आएगा और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में वो विकसित होकर के समाज के कल्याण के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो धारा 39F और 39E, इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन बच्चों के विकास, उनके व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया गया है। इसके बाद में धारा 42 में यह उल्लेख किया गया है कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव की सुविधा दी जाए और एक ऐसा काम के जो स्थल हैं वहां पर एक बेहतर व्यवस्था हो, एक हाइजीनिक व्यवस्था हो, ह्यूमन कंडीशन हो। तो इसके लिए सरकार के द्वारा समय समय पर कानून बनाए गए हैं। महिलाओं को जो सर्विस में हैं उनके लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया गया है। 6-6 महीने तक लीव के प्रावधान किए गए हैं, कहीं कहीं 1-1 साल तक के लिए प्रावधान किया गया है। एक इसमें संशोधन जोड़ा गया है जो 43A में, और ये कहता है कि मजदूरों की भागीदारी इंडस्ट्रीज में, मतलब उद्योगों में सुनिश्चित किया जाए। मतलब ये पूर्णतया एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है कि चूंकि मजदूर जो हैं वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के महत्वपूर्ण भाग हैं, उत्पादन के साधन के महत्वपूर्ण भाग हैं, तो उनकी अनदेखी नहीं किया जाए, उनको भी मैनेजमेंट में हिस्सेदारी मिले ताकि उन्हें एहसास हो कि वो जहाँ पर काम कर रहे हैं वो वहाँ के मालिक भी हैं। मजदूर तो हैं ही, साथ साथ मालिक भी हैं, जिससे कि उनमें एक
इंडस्ट्री के प्रति या फैक्ट्री के प्रति एक लगाव उत्पन्न होगा और जिससे कि प्रोडक्टिविटी उत्पादकता बढ़ेगा। अब हम आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की अहम भूमिका रही। लगभग 27 साल तक 1920 से लेकर के 1947 तक वह स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र बिंदु रहे और उनके विचार बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को प्रेरित किया, यहाँ के आम जन को छुआ और संविधान समारोह में भी जो उनके द्वारा जो विचार, उनके जो थॉट्स थे, उनके जो आर्थिक विचार थे, उसको संविधान के सभा के द्वारा भी उसमें जोड़ा गया और नीति निर्देशक तत्व में इस बात को इंगित किया गया कि जो गांधीयन प्रिंसिपल हैं उनके लागू करने से देश में बेरोजगारी की संख्या घटेगी, क्योंकि ये सारे जो प्रिंसिपल हैं वो लेबर इंटेंसिव हैं और इसमें रोजगार के अवसर पैदा करने की ज़्यादा संभावना है। तो इसीलिए सबसे पहले धारा 40 में विलेज पंचायत को गठन करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके तहत में दोस्तों संविधान संशोधन 73 और 74 के द्वारा एक मजबूत पंचायत की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि वो फिनेंशियली वित्तीय अधिकार से संपन्न पंचायत की व्यवस्था हो सके, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है। उसी तरह से नगर पालिका और नगर निगम के क्षेत्र में भी एक मजबूत आर्थिक प्रबंधन किया गया है और जिससे कि आजकल ग्राम पंचायतों में बहुत ज़्यादा विकास के कार्य हो रहे हैं। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत हैं, इस पर सरकार ने, विभिन्न सरकारों ने काफ़ी ध्यान दिया और खास करके 73 में और 74 में संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों की भूमिका अपने गांव के, अपने पंचायतों के विकास में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके बाद में आता है धारा 43 में टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, और जो कुटीर उद्योग है इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। जैसे खादी और ग्राम उद्योग संघ की स्थापना किया, सिल्क बोर्ड की स्थापना की है। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे उद्योग हैं उसके लिए अलग अलग से कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। इसके बाद धारा 46 में है कि प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ SC and ST एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। नीति निर्देशक तत्व ये बताते हैं कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है और वीकर सेक्शन में महिलाएं हैं, जैसे कि फिजिकली चैलेंज पर्सन है, जो कि अपंग है, मतलब शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अपंग है। तो ये 4 प्रकार के जो वर्ग हैं, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिलाएं चाहे कोई भी जाति की हो, और चौथा फिजिकली चैलेंज पर्सन, जो दिमागी या शारीरिक रूप से किसी प्रकार की अपंगता के शिकार हैं। तो ये 4 प्रकार के जो लोग हैं उनको वीकर सेक्शन के कोटि में रखा जाता है और इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यह निर्देश देता है शासन को, राज्य शासन को, कि वह इनके लिए आवश्यक योजना बनाए, उनके वेलफेयर पर ध्यान दें। और इसी के तहत में शासन ने अनेक प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रखा है। रिजर्वेशन उनको दिया गया। वीकर सेक्शन में जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है उनके लिए भी 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आर्थिक मदद भी उनको दी जाती है ताकि वह ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट कर सके, उनके रोजगार के अवसर बढ़ सके, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था शासन के द्वारा अनवरत की जा रही है और जिससे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिलाओं की स्थिति में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। शराबबंदी की धारा 47 में शराबबंदी की व्यवस्था की गई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स राज्य को निर्देश करता है कि वह शराबबंदी करे, लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि चूंकि हमारे देश में रिसोर्स क्रंच बहुत ज़्यादा है, इसीलिए गुजरात में और बिहार में
इन दोनों राज्यों को छोड़ करके बाकी राज्य शराबबंदी नहीं कर पाए हैं। तो क्योंकि इसमें जो रिसोर्स है वो आड़े हाथ आ रही है, तो इस शराबबंदी की योजना को पूरी तरह से अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। एक और पॉइंट 48 में ये लिखा गया है कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था करे जिसमें कि एग्रीकल्चर और कृषि या पशुपालन को मॉडर्न और साइंटिफिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से उसको विकसित करे। गौ स्लॉटर माने गो हत्या पर पाबंदी लगाए। जो बुलॉक है माने बैल है, जो ड्रॉट एनिमल है, उनको हत्या होने से बचाए, कटने फटने से बचाए। तो सरकार ने इस दिशा में बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर को विकसित करने के लिए आपने देखा होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन पंजाब और हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति लाया गया, और जिसके तहत में जो हाई यील्डिंग सीड है वैज्ञानिक ढंग से तैयार की गए और सिंचाई का प्रबंधन किया गया और किसानों को कर्ज दिए गए ताकि वो अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन कर सकें। क्योंकि आपको मालूम होगा दोस्तों कि आज़ादी के बाद देश में अनाज की भारी कमी थी, अधिकांश लोग भुखमरी के शिकार थे। इससे निजात पाने के लिए सरकार ने हरित क्रांति की शुरुआत किया, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड और लोन इरिगेशन की व्यवस्था, ये सारे उपाय किए गए और जिससे कि सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देश में होने लगा और अब आजकल देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ये सब सरकार के सख्त प्रयासों से ही संभव हो सका है। इसी तरह से बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने गौ स्लॉटर पर पाबंदी लगा दिया। हालांकि ये सफल नहीं हुआ है। बहुत सारे राज्य हैं जहां पर कि धड़ल्ले से अभी भी गौ स्लॉटर हो रहे हैं, गो हत्या हो रही है, लेकिन अधिकांश राज्य ऐसे हैं, खासकर उत्तर भारत के राज्य, जहां पर कि गो हत्या पर पाबंदी लगा दी गई है। जो हमारा तीसरा जो बिंदु है, जो क्लासिफिकेशन हमने किया था, वो है वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स। पश्चिमी देशों में जो उदारवादी सिद्धांत हैं उसको भी हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़े गए हैं और इसका पहला बिंदु है यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड। अब जैसे कि दोस्तों आपको मालूम ही है कि हमारा देश बहुत धर्मी देश है, अनेक प्रकार के धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। तो ऐसे में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो सिविल मामले में भी कोड यूनिफॉर्म होना चाहिए, न सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही कोड होना चाहिए, एक ग्रुप। सिविल को आज की तारीख में यह है कि हिंदुओं के लिए अलग कोड बना हुआ है, मुसलमानों के लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये कहता है कि सभी के लिए समान, ये एक रूप सिविल कोड शासन तैयार करे। लेकिन अभी तक कॉमन सिविल कोड नहीं बनाया जा सका। इसका कारण यह है कि कुछ जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं उन्होंने इस पर आपत्ति उठाया, विरोध प्रदर्शन किया। तो जैसे कि मुसलमानों ने इसका विरोध किया और जिस कारण से कोई कॉमन सिविल कोड अभी तक नहीं बन पाया। 1955 में और 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट तैयार किए गए, कंप्लीट किए गए। वो भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक प्रगति था, यह प्रगति है, लेकिन ऐसा सुधार हिंदुओं को छोड़कर के अन्य धर्म के मानने वालों में नहीं हो सका है और उनके जो पर्सनल जो रिलेशनशिप है वो उनके अपने पर्सनल सिविल कोड से गाइड होते रहे। तो हमें अपेक्षा करना चाहिए कि आगामी दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना हो पाएगी। एक आर्टिकल 45 इसमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये कहता है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन बिलो द 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के लिए नीति निर्देशक तत्व
शासन को प्रेरित करता है। और इस दिशा में बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए हैं। अब राइट टू एजुकेशन के तहत में जो धारा 21A है, उसके तहत में 14 वर्ष के बच्चे तक के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ विभिन्न सरकारों ने बहुत ज़्यादा कारगर कदम उठाए हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि हिंदुस्तान में अब जो लिटरेसी की जो प्रतिशत है वो 70% से ऊपर है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके बाद में जो आर्टिकल 50 है वो कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को पृथक किया जाए। और इस दिशा में 1973 में CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तैयार किया गया। और आज की स्थिति यह है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग किए जा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि विभिन्न सरकारों की रही है। इसके अलावा आर्टिकल 51 में कहा गया है कि शासन इस तरह से व्यवस्था करे जिससे कि यह अंतरराष्ट्रीय शांति और मैत्री को बढ़ावा मिल सके। और इसी के तहत में आपने देखा होगा कि जब से देश आजाद हुआ है तब से विभिन्न शासनों ने, केंद्रीय शासन ने हम अपने पड़ोसी देशों के साथ में मैत्रीवत व्यवहार किया। UN को, संयुक्त राष्ट्र संघ को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। अगर कहीं विद्रोह हुआ है या उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ी है और UN ने अगर फोर्स मांगा है तो भारत सरकार ने बढ़ चढ़ करके UN को पीस कीपिंग फोर्स के रूप में दिया है। तो जिससे कि विभिन्न स्थानों पर जहाँ जहाँ उपद्रव हुए